Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine. So welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with the same topic which I left the in the previous video of mine, that was of FMM last chapter number 9, which was going on, right? So my motto was to complete the whole chapter in one video, but this chapter is so lengthy that I couldn't complete it in that one go. So now we'll make a few parts. I'll try to make shorter videos in which I'll try to complete one topic at least, in which you can invest easily, you can learn the things easily, you can adapt things from that effectively. So last topic में ना मैंने आपको ये करवाया था कि इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का मैंने ये फुल पैराग्राफ आपको समझाया था कि इसमें क्या मतलब है, उसका क्या होता है वो, लेकिन मैंने ना इसके अंदर से मेन चीज़ें जो है वो उठा ली हैं. इसमें गिनती की सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. वो 4 पॉइंट्स अगर तुम्हें आ जाए ना तो तुम खुद भी लाइंस बना सकते हो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एक 10th के स्टूडेंट के लिए मेन पॉइंट्स पता लग जाने से वो खुद लाइंस बना सकता है. ठीक है, तो मेरे पास भी मैंने 4 पॉइंट्स इनके निकाले. मैं आपको वो बताती हूँ कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले इफेक्टिव एनुअल रिटर्न. जो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न होता है वो अकाउंट किसके लिए होता है, क्या चीज़ करता है. मैंने आपको बताया था कि वो इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग या स्टेटेड एनुअल रिटर्न डज नॉट, वो अकाउंट नहीं करता उन चीज़ों के लिए. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसेंशियली, थर्ड लाइन में देखोगे वाई द डिफरेंस के बाद, इसेंशियली द इफेक्टिव एनुअल रिटर्न अकाउंट्स फॉर इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग एंड स्टेटेड एनुअल रिटर्न डज नॉट. अकाउंट करता है वो सिर्फ इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग के लिए. एनुअल रिटर्न मतलब मैंने अगर कह दिया कि मुझे 1 साल के बाद मुझे 1000 ही मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, स्टेटेड एनुअल रिटर्न यहाँ पे नहीं मिलता. यहाँ पे आपको इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का मतलब है कि आपको इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग की जाएगी आपके जो भी आपका अमाउंट है. ठीक है, फिर इसके बाद कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो क्वार्टरली होगी या फिर 4 बारी ही होगी ईयरली, मतलब 1 साल में 4 बारी होगी या फिर क्वार्टरली होगी. ये ज़रूरी नहीं कि कंपाउंडिंग इतनी बारी हो. कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि ये जो अकाउंट्स होंगे ये कंपाउंड किए जा सकते हैं मंथली भी और डेली भी. ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी विद विच इंटरेस्ट इज पेड विल हैव एन इफेक्ट ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस होल टॉपिक एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ. देखो क्या अफेक्ट करता है इफेक्टिव, क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. अगर आई एम द लेंडर, आप बोरोवर हो, आपने मुझसे कहा कि ठीक है मैं तुमसे आज 2000 ले रही हूँ और मैंने तुम्हें कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 2000 दे रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 2 साल बाद तो मुझे इसका डबल दोगी, यानी कि मुझे 4000, चलो 4000 इज़ वेरी लो, 6000 तो तुम मुझे कम से कम दोगी आज से 2 साल बाद. ठीक है, इट्स जस्ट ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ. वहाँ पे बात होती है लैक्स में, करोड्स में, थाउजेंड्स, 10,000s में. यहाँ पे मैं सिर्फ थाउजेंड्स की बात कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ ईजी टू अडेप्ट थिंग्स विच आर ऑलरेडी ईजी. ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 2000 दूंगी और 2 years के बाद मैं तुमसे 6000 लूँगी एंड यू आर एग्रीड. फिर मैंने जो तुम पे इंटरेस्ट लगाया, तुम कितनी फ्रीक्वेंसी से मुझे वो इंटरेस्ट दे रहे हो. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो. मैंने तुम्हें कहा कि मुझे 4 months के बाद इतना पैसा चाहिए, फिर 4 months के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर 6 months के बाद इतना पैसा चाहिए, देन 6 months के बाद इतना पैसा चाहिए. तो तुम मुझे दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, कितनी जल्दी दे पा रहे हो, ड्यू डेट से पहले दे पा रहे हो, वो सारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी विद विच इंटरेस्ट इज पेड. किस फ्रीक्वेंसी से आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट. ठीक है, मान लो इंटरेस्ट था 2%. जस्ट सपोज, मैं एग्जांपल वो वाली नहीं दे रही हूँ, कोई ऐसे ही ले लेते एग्जांपल. आपको इंटरेस्ट मैंने दिया कि 2% इंटरेस्ट है मेरा और तुमने जितना लेना है तुम ले लो. 2% इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि तुम्हें 2% इंटरेस्ट दे दिया. तुमने उस मनी का तुमने मुझे कह सकते हैं हम 1.5% एज अ इंटरेस्ट मेरे को देना शुरू कर दिया वापस. तो मेरे को तो फायदा नहीं हो, मेरे को फायदा हो रहा है बिकॉज आई एम द लेंडर ना. तुम्हें ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि तुम अपने ऊपर जो तुम पे डेट पड़ रहा था तुम उसे धीरे धीरे रिमूव कर रहे थे. लेकिन अब जो मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम भी जल्दी दे रहे हो, तुम डेट में फंस नहीं रहे हो, यू आर नॉट इन अ डेट ट्रैप. ठीक है, तो वो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लेंडर को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा.
आगे है कि हम सिस्टमैटिकली कैसे एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। सबसे पहले इंडस्ट्री एनालिसिस। यहाँ पे आपको 3 तरह के एनालिसिस दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 तरह के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी मैंने ना पिक करके लाइंस लिख ली हैं। तो आपको भी अगर कभी भी अगर आपको ऐसे एफएमएम के चैप्टर्स पढ़ने होते हैं ना, सबसे पहले गो फॉर नोट्स। हमेशा अपना एक नोटबुक या रजिस्टर लगाओ, उसमें से आप मेन लाइंस अंडरलाइन करके उसको लिख लो। लिखने के बाद एग्जाम्पल्स भी लिख दो और फिर उसके जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको लिख के ना उनको याद कर लिया करो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ईजी। फिर तो बहुत आसान है ये अगर करना चाहें तो हम, ठीक है। एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम, किसी भी कंपनी को हमने परखना कि उसका कितना प्रॉफिट है, कैसा है, वैसा है, तो वो कैसे देखेंगे। 3 तरह के एनालिसिस होते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस, कॉर्पोरेट एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। जो कॉर्पोरेट एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस में जो कंपनीज प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स एज सबसेट ऑफ अ इंडस्ट्री और सेक्टर। मेरा मतलब जो कंपनी एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाती है और पार्ट फॉर्म कर देती है इंडस्ट्री का। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पावर कंपनी दे रखी है, अब पावर कंपनी के अंदर थर्मल भी आता है, हाइड्रो भी आता है, सोलर भी आता है, पावर है ना तो उसके अंदर आता है। तो कोई भी कंपनी जो भी इन पावर के रिलेटेड वर्क करेगी वो किस में आ जाएगी, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का एक पार्ट बन जाएगी, राइट। इंडस्ट्री ये तो नहीं होती ना कि अच्छा ठीक है आयरन एंड स्टील की सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है टाटा एंड टिस्को, वो थोड़ी ना, कितनी सारी और है। सीमेंट की एक ही इंडस्ट्री है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज जुड़ के एक इंडस्ट्री बना रही हैं। इंडस्ट्री क्या है बेसिकली, इंडस्ट्री वो है जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक प्रोडक्ट ही बनता है और उसके अंदर इंडस्ट्री के अंडर काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं और वो इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एनएचपीसी, एनटीपीसी, टीपीसी क्या है। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, देन टीपीसी टाटा पावर कंपनी। ये सारी जो है इंडियन पावर कंपनीज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडियन पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे स्पेसिफिक्स लाइक इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर डिमांड्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा नीड्स टू बी चेक्ड। कुछ ऐसे स्पेसिफिक्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की फ्यूचर में, उनको चेक करना पड़ता है, डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो होता है इंडस्ट्री का वो चेंज होता रहता है जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑल्टरिंग होती है। कल को कोई भी कह लो कोई न्यूज़ आ जाती है किसी भी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी की वजह से ये हो गया। मान लो हम कल को न्यूज़ सुनते हैं कि टाटा पावर कंपनी के बीच में के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया और वो कंपनी जो है अब आगे शेयर होल्डिंग नहीं कर पा रही, ठीक है। वो एक बिजनेस इन्वायरमेंट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट किसी की भी अगर फीलिंग्स को कुछ और ऐसा बुरा लगे तो आई एम नॉट डूइंग दैट, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑल्टरेशन आ जाती है तो उस टाइम पे जो प्रॉस्पेक्टस होगा इंडस्ट्री का वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। आफ्टर ऑल इंडस्ट्री का एक पार्ट जो है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी पूरी इंडस्ट्री को मतलब उसकी पूरी अपनी प्रॉस्पेक्टस पे एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे है डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी में ब्राइटन प्रॉस्पेक्टस ऑफ ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। अब जब डी वैल्यू होती है, फॉर इंस्टेंस एक बार के लिए मान लेते हैं कि डी वैल्यूएशन होगी रुपी की, पैसे की वैल्यू ख़त्म होने को आ रही है, तो उससे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज मतलब क्या, यहाँ पे अच्छा मान लो मैंने आयरन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ख़रीदा है 500 का आयरन, मुझे मिल गया 50 किलो, क्योंकि मैंने आपको क्या 50 है 50, मैंने आपको क्या कहा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी होगी ना 500 के, मेरे को क्या मिल गया 50 किलो। तो अब जो ये 50 किलो है मैं जब आगे बेचूंगी तो मैं 500 का थोड़ी ना बेचूंगी, मैं तो इसे काफ़ी ज़्यादा बेचूंगी, ठीक है। नहीं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती है जैसे टाटा पावर कंपनी है, हम टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लेते हैं, ये बाहर फॉरेन एक्सचेंज के साथ ये करती है, ठीक है, बिजनेस करती है। तो अगर पैसे का वैल्यू कम होता है यानी कि अगर 500 की चीज़, हाँ
फिर जो 500 की चीज़ होगी वो हमें 1000 की मिलेगी। इसका मतलब मैंने आपको पहले उल्टा बता दिया कि अगर मैंने कहा कि 500 का तो मेरे को सिर्फ 10 kg मिलेगा। अगर मैं कह रही हूँ 500 का ना, तो फिर मुझे मिलेगा 5 kg। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, 5 kg। तो मैं 5 kg को आगे 500 में थोड़ी ना बेचूंगी, मैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के भेजूंगी ना। आफ्टर ऑल मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बाहर के लोगों को तो लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो दे विल बाय, क्योंकि उनको तो, उनके लिए तो इतना पैसा कुछ मायने रखता ही नहीं है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, वो इसे इंडस्ट्री एनालिसिस कहते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस का आपको बेसिकली 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसके, जो मैंने आपको बताए हैं वही इनके 5 पॉइंट्स हैं। आगे है कॉर्पोरेट एनालिसिस। कॉर्पोरेट एनालिसिस होता है, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है? Informations, it seeks information on its current operations, managerial capabilities, growth plans, past performance with its competitors। मतलब जो कॉर्पोरेट एनालिसिस होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि कितनी, इसमें इंफॉर्मेशन क्या ली जाती है, किस किस पर्सपेक्टिव पे इसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। सबसे पहले ली जाती है इसके करंट ऑपरेशंस पे, क्या क्या भी हो रहा है। मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़, कितना कुछ ये मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं ना कि फॉरेन के साथ बिजनेस करना है, फॉरेन के साथ बिजनेस करने के लिए भी तो भैया आपको कितने सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा अपनी कंपनी को, आपको आपके मैनेजर्स का सपोर्ट भी चाहिए होगा। क्लियर, ठीक है, तो ये भी चाहिए होगा। अब ग्रोथ प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हो आगे। मेरे को पता है आई एम साउंडिंग लाइक एन इंटरव्यूअर, बट यही मेन मोटिव है कॉर्पोरेट एनालिसिस का। ठीक है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। पास्ट परफॉर्मेंस से हमारा मतलब ये होता है, देखो पास्ट परफॉर्मेंस जैसे पिछले कुछ सालों से कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब उसके ग्रोथ प्लान्स क्या हो जाएंगे, आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के ही हो जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ें होंगी पास्ट परफॉर्मेंस में कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब मार्केट में ये तो नहीं है कि एक ही कंपनी है तो बस एक ही कंपनी चलेगी ना, कितनी सारी कंपनी। अगर मैं कहूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री है तो 3-4 सीमेंट इंडस्ट्रीज थोड़ी ना, कितनी सारी हैं, ठीक है, उनके आगे कंपनीज कितनी हैं। तो वो कंपनीज आपस में compete करती हैं ताकि उनको अपना जो भी उनका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो उन्हें मीट कर सके। ठीक है, आगे है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि अगर परफॉर्मेंस कंपनी की भी उतनी ही अच्छी है जितनी कंपनी खुद है, ओके, तो अगर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी है जितनी कंपनी दिखती है अच्छी, मतलब इंडस्ट्रीज, इफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफ द कंपनी सीम्स गुड, दोनों की अगर हमें परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दिखती है तो देखना चाहिए इसका करंट प्राइस, क्योंकि शेयर इज़ अ गुड बाय। इन्होंने ये लिख दिया। अब आपको इसमें ना एक चीज़ समझ नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि ये एक पूरी लाइन जो है ना खुद में ही, क्या है बताऊँ मैं अब आपको, पर मैं, आप सुनो। देन चेक द करंट प्राइस, द शेयर इज अ गुड बाय। करंट प्राइस आप उसका चेक करना, तो उसका जो शेयर होगा वो गुड बाय होगा। क्यों गुड बाय होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको पता है पास्ट परफॉर्मेंस भी, देखो अब उन्होंने क्या लिखा था, परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफ द कंपनी सीम्स गुड। अगर अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है, उसका आपने प्रोस्पेक्टस चेक किया है। प्रोस्पेक्टस क्या होता था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होती थी ऑफर डॉक्यूमेंट में भी, कि इन्वेस्टर को क्या क्या नॉलेज चाहिए होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है ना, इसमें जो अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो उसकी कंपनी भी अच्छा कर रही है, इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो आप उसका करंट प्राइस चेक करना, तो शेयर जो होगा वो अच्छा होगा। शेयर का जो प्राइस होगा आप उसे खरीद लोगे तो इन फ्यूचर आपको वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये था। आगे इसको हम किस किस पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स क्या हैं वो भी देख लो, बिकॉज इट हैज़ सर्टेन की फाइनेंशियल पैरामीटर्स, जैसे कि EPS विच इज़ अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हर एक शेयर पे कितना पैसा कमा रहे हो वो। PE रेशियो विच इज़ आई गेस PE रेशियो इज इन 10th चैप्टर आई गेस, दैट इज, वेट लेट मी चेक इट आउट।
ratio, these ratio. PE ratio, I guess it is profit to earning ratio. Yes, profit to earning ratio, then size of the current equity, current size of equity, then we have for estimated future price. ठीक है, अब हम ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो हैं हमारे किस लिए हैं, ताकि हम देख सकें कि फ्यूचर प्राइस क्या होगा, एस्टिमेट लगा सके, ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। इसके लिए हमें समझना होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल रिपोर्ट में जितना कुछ भी दिया था वो सब समझना होता है। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको एनालिसिस कैसे करना है कंपनी का सिस्टमेटिकली वो बताया, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न बताया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एनुअल रिपोर्ट, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर, ठीक है। मे बी आई विल अपलोड द पार्ट 3 राइट नाउ। थैंक यू। Please do like, share and subscribe my channel.